जिन बच्चों ने मेरे दोस्तों मोर देन 80% सिलेबस पूरा कर लिया है, मोर देन 80%, यानी कि 2-3 चैप्टर या 3-4 चैप्टर उनके छूट गए हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो बच्चे आराम से प्री क्लियर कर सकते हैं। देखो 100% तैयारी कभी किसी की नहीं होती, इसलिए अगर आपकी 80% सिलेबस भी तैयार है मेरे दोस्त, तो आप आराम से 2024 का प्री देके क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हर सब्जेक्ट का, जितने भी आपके चारों सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, चारों सब्जेक्ट का मेरे दोस्तों एटलीस्ट कम से भी कम, आप नया पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है कि हम नए चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा ज्योमेट्री बच गया, मैं ज्योमेट्री पढ़ रहा हूं, मेरा मेंसुरेशन बच गया, मैं मेंसुरेशन पढ़ रहा हूं, लेकिन 3 से 4 घंटे का डेली रिवीजन का शेड्यूल बना लो आप। 3 से 4 घंटे का डेली रिवीजन शेड्यूल, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया वही काफी है प्री निकालने के लिए मेरे दोस्तों। अब आपको मेरे दोस्तों 3 से 4 घंटे, 80% 90% आपने सिलेबस कर लिया है, तो 3 से 4 घंटे आपको डेली रिवीजन के लिए टाइम निकालना है। डेली 3 से 4 घंटे आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालना है, डेली। ये आपको करना ही करना है मेरे भाई, ठीक है। और एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एग्जाम देने से पहले प्री का कम से भी कम एटलीस्ट आपको 40 मॉक टेस्ट लगा लेने हैं, 40, एटलीस्ट 40 मॉक टेस्ट आपको लगाने, 40। बिना मॉक टेस्ट दिए मेरे दोस्त आप बिल्कुल भी पेपर देने ना जाएं, चाहे आप कितने भी पढ़ने में अच्छे क्यों ना हो। जब पेपर में रैंडम क्वेश्चन, आपने कैसे पढ़ाई करी होगी, आपने चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज, टाइप वाइज पढ़ा होगा, जैसे हम बैच में पढ़ाते, परसेंटेज, टाइप वाइज टाइप सवाल। पेपर टाइप वाइज टाइप नहीं आता, यही सबसे बड़ी समस्या है। पेपर आता है मिक्स होके, एक सवाल परसेंटेज का, एक ज्योमेट्री का, अगला अलजेब्रा का, फिर आपका सवाल आ गया लाभ हानि का, फिर आ गया अगला टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो आपके दिमाग को बहुत क्विक रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। रीजनिंग में ऐसे एक फिगर वाला आ गया, कैलेंडर वाला आ गया मेरे दोस्तों, कटिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक नंबर काउंटिंग वाला। वो क्विक रिस्पॉन्स आप तभी कर पाओगे जब आप कम से कम 40 मॉक टेस्ट लगा के जाओ, क्योंकि सारा खेल आपकी यहां पे एक्यूरेसी और स्पीड का है। क्योंकि 1 घंटे में करने 100 सवाल, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, स्पीड कम होगी तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, आप पूरे पेपर के सवाल देख ही नहीं पाओगे। कम से कम 40 मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कम आ रहा है, मॉक टेस्ट में आपका भी स्कोर ज्यादा हो जाता है, उससे आपको फ्लक्चुएट नहीं होना। जस्ट आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको उसका स्कोर पिस्कोर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत कम स्कोर आए, लेकिन कभी मॉक टेस्ट में ज्यादा नंबर आ जाते, कभी कम नंबर आ जाते, उससे अपने आप को प्रभावित नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। इन 40 मॉक टेस्ट में से मेरे प्यार भी 10 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने हैं एग्जैक्ट पीवाईक्यू। 10 मॉक टेस्ट मेरे दोस्तों आपको लगाने हैं एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर के। तो आपने 3 से 4 सीएचएसएल 2024 के पेपर के, जो एग्जैक्ट सीएचएसएल 2024 में पेपर आया, वो आपने सॉल्व कर लिए। 2-4 आपने सिलेक्शन पोस्ट 2024 का जो हुआ है वो आपने सॉल्व कर लिए। एक आध आपने सीपीओ का सॉल्व कर लिया मेरे दोस्त, है ना। 2-3 आपने लास्ट ईयर के सीजीएल 2023 का जो पेपर हुआ था प्री का, वो आपने सॉल्व कर लिया रैंडमली, ठीक है भाई। उससे फायदा क्या होगा कि आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा मेरे प्यारे भाई कि एग्जाम आता कैसा है और किस तरह के सवाल एग्जामिनर अरेंज करके देता है टेस्ट में। क्योंकि जो नए मॉक टेस्ट बनाते हैं, चाहे आप जिस भी वेबसाइट से सॉल्व करें, उसको टॉपर्स आदमी के द्वारा जैसे बनाया जाता है मेरे दोस्तों, लड़के ही बैठ के बनाते हैं, तो कभी वो मुश्किल सवाल डाल देते हैं, कभी डिफिकल्ट सवाल डाल देते हैं। तो आपको एग्जैक्ट एग्जामिनर का टेस्ट पता चल जाएगा और आपको 30 मॉक टेस्ट जो है वो नए लगाने हैं, 30 कम से भी कम, जो प्रीवियस ईयर के नहीं है, जिनमें नए सवाल डाले गए हैं। क्योंकि पेपर में 70% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आने हैं, लेकिन वो 30% ही सबका बेड़ा गर्क करते हैं। वो 30% क्वेश्चन भी आप पेपर में ठीक कर पाओ, इसलिए आपको 30 नए मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर आप आज यहां हो मेरे दोस्तों और आपको 30 दिन बाद यहां सिलेक्शन की ट्रॉफी तक पहुंचना है, तो रास्ते में जो सबसे बड़ा जो बेंचमार्क आएगा, जो पिलर आएगा, वो होगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट और रिवीजन, जितना भी आपने पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है, जिस भी सोर्स से पढ़ा है, उस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा और मॉक टेस्ट और रिवीजन सीरियस होके करना पड़ेगा मेरे भाई, सीरियस होके। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी जी। मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीजीएल की प्रिपरेशन में।
मैं आपको बताता हूं उसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले कि जब कोई मॉक इजी आता है तो आपका स्कोर आ गया 150, लेकिन कोई मॉक टेस्ट में मैथ के 5 सवाल मुश्किल डाल दिए, रीजनिंग के 3 सवाल मुश्किल डाल दिए, वोकेबलरी मुश्किल डाल दी, जीएस का करंट अफेयर मुश्किल डाल दिया, आपका स्कोर हो गया 110। 150 से सीधा आप 110 पे जंप कर गए तो एक प्रेशर बनता है। तो उस प्रेशर को मेरे दोस्तों हैंडल करने की आपका जो है माइंड तैयार होता है। अगर टीयर 1 की होती हैं, जब आप पेपर देते हो तो 40 शिफ्ट में जैसे पेपर होगा, कई शिफ्ट्स में कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा आसान होगी और कोई शिफ्ट बहुत ही मुश्किल डाल दी, और सपोज आप सबसे मुश्किल वाली शिफ्ट में बैठ गए, उसमें आपका स्कोर कम आ रहा है, तो आप तो घबरा जाओगे, यार मैं तो अटेम्प्ट 70-72 क्वेश्चन कर पाए हूं, मेरे तो प्री क्लियर नहीं होगा। अगर आप मॉक टेस्ट दिए रहोगे तो आपको ये पता रहेगा कि भाई ये वाली शिफ्ट मुश्किल आई है, इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन होगा तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो आपकी एंजाइटी कम होगी और एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे, एग्जाम में बैठते समय आपको उतनी ही एंजाइटी कम होगी दोस्त। ठीक है। दूसरा कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत सही से कर पाओगे। बच्चों की समस्या ये नहीं है कि उनको आता नहीं है। अगर हर बच्चे को एग्जाम देके दे दिया जाए ना कि ले भाई सुबह से शाम तक पेपर सॉल्व करना है, तो सब बच्चे जो है टीयर 1 में अच्छे 180 नंबर ले आए। समस्या यह है कि समय 1 घंटे का है। 1 घंटे में अगर आपकी स्पीड कम होगी, आप सही से टाइम मैनेज नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं कि मैं कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करूं, कौन से सवालों को छोड़ूं, कौन से सवालों को बाद में अटेम्प्ट करूं। तो फायदा क्या होगा, अब नुकसान क्या होगा कि 100 में से आप 20-25 सवाल तो देख ही नहीं पाओगे जिन्हें शायद आप कर सकते थे। तो टाइम मैनेजमेंट आपका सुधरेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे। दूसरा कि मॉक टेस्ट लगाते समय मेरे प्यार भी आपको पता लगेगा कि मेरी कौन से चैप्टर जो है मजबूत हैं और कौन से चैप्टर वीक हैं। जैसे 40 मॉक टेस्ट में हर एक चैप्टर का सवाल आप देख लोगे एटलीस्ट। अब आपने मेरे दोस्तों जैसे रेस का सवाल है, रेस का सवाल हर मॉक टेस्ट में आपका गलत हो गया, लगातार 3-4 मॉक टेस्ट में गलत हो गया, आपको इंस्टेंट पता चलेगा कि मेरा रेस चैप्टर कमजोर है। फिर आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो रेस बाय गगन प्रताप मेरे दोस्त, या और फिर वहां से आपको वीडियो आएगी और रेस की वीडियो आपको देख लेनी है। तो जो चैप्टर आपका कमजोर है आपने वही पढ़ लिया। इंग्लिश में मेरे दोस्तों जैसे आप पैसेज वाले सवालों को नहीं कर पाते, उसमें आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो, आप YouTube पे जाओ या बुक्स खोलो या अपने टीचर के नोट्स टटोलो और आप 15-20 पैसेज ढंग से बैठ के सॉल्व करो, तो आपका पैसेज वाला सेक्शन मजबूत होगा। तो मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं इस चीज को आइडेंटिफाई करने में कि आपके कौन सी चैप्टर ज्यादा कमजोर है, और जो चीज पहले से स्ट्रांग है, त्रिकोणमिति है जैसे आप कर लेते हो, तो उस पर क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करनी। हम एक्स्ट्रा मेहनत उस सेक्शन पे करेंगे जहां पे हम कमजोर हैं। उसके बाद अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करते रहो। ठीक है जी। मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड बहुत बढ़ेगी, एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हमने तैयारी की है वो हमने चैप्टर वाइज टाइप वाइज पढ़ा है। जब आप रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं मॉक टेस्ट के साथ क्विज भी सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि आप डेली 20-20 क्वेश्चंस का या 10-10 क्वेश्चंस का क्विज दो, जितना भी आपके पास समय बचता है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हम आखिर में एग्जाम से 10 दिन पहले भी हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराते हैं, तो बच्चा कहता है चैप्टर वाइज कराओ। अरे भाई गधे, पेपर मिक्स आना है, बिना मिक्स प्रैक्टिस किए ना तो आपकी कभी स्पीड बढ़ सकती, क्योंकि आपका दिमाग क्योंकि रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाएगा, और ना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी आपकी? जब आप डेली 15-20 क्वेश्चन के मिक्स सेट लगाओगे। ठीक है। और सबसे आखिर में सिमुलेशन ऑफ रियल एग्जाम कंडीशन। मॉक टेस्ट देते समय बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बनाएं। मैं कई सारे टॉपर सजेस्ट करते थे कि सर मैं उस टाइम मॉक टेस्ट लगाता था जब पेपर होता है, यानी कि मॉर्निंग में 10 बजे, दोपहर को 1 बजे और शाम को 4 बजे। इन्हीं 3 टाइम स्लॉट पे मैं मॉक टेस्ट देता था, जिससे कि भाई आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा 30 दिनों में कि इस टाइम पे मैं मॉक टेस्ट लगाता हूं, इसी टाइम पे मेरा रियल पेपर भी होगा। ट्रेनिंग हो जाएगी दोस्त। एक पानी की बोतल साथ में लेके बैठे, बिल्कुल सितर होकर टेबल पे, जैसे रियल एग्जाम कंडीशन होगी वैसे ही मॉक टेस्ट लगाएं सीरियस होके। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका इवेल्युएशन भी जरूर करें जी। अराउंड 100 मॉक टेस्ट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन पीरियड इज ए गुड बेस लाइन।
अराउंड 100 मॉक टेस्ट होने चाहिए आपके। मैं ये प्री प्लस मींस दोनों की बात कर रहा हूं। अभी चूंकि तो समय कम है तो कम से कम 40 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने चाहिए। 40 से ऊपर आप कितने भी लगा सकते हो, लेकिन प्री प्लस मींस कुल मिलाकर आपके 100 मॉक टेस्ट होने ही चाहिए भाई। शायद ही आपको कोई सिलेक्टेड लड़का मिले जो ये कहे कि हाँ यार मैंने प्री प्लस मींस के 100 मॉक टेस्ट ना करे हो। इतने तो आपको लगाने चाहिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर मॉक टेस्ट एंड देयर रिलेवेंस टू द एक्चुअल एसएससी एग्जाम। बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जो प्रीवियस सर के ही इजी सवाल को पिक करके एक में डाल दिया और एक बहुत आसान सा मॉक टेस्ट बन गया और बच्चे ने वो लगाया, सबका स्कोर 160 प्लस हो रहा है। उसमें आप अपने आप को जज नहीं कर सकते हो कि उसमें बहुत सारे सवाल तो आप पहले से जानते हो, पहले से ही बैचेस में पढ़ चुके हो। या बहुत एक कुछ मॉक टेस्ट ऐसे भी होते हैं कि डिफिकल्ट सवाल निकाल के कैलकुलेटिव डाटा डाल के मुश्किल बना दिया, जिसमें आप 100 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे मॉक टेस्ट से बच के रहें। इसलिए मैंने पहले यही सजेस्ट करा कि आप 10 एक्चुअल पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट लगा लो, जिससे कि जब आप नए मॉक टेस्ट लगाएं तो आपको पता रहे कि ये क्वालिटी वाला मॉक टेस्ट है। मेरे दोस्त, मॉक अटेम्प्ट करते समय मेरे प्यारे भाई इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप उस सेक्शन से शुरुआत करो जो आपका सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं कंफर्टेबल हूं सबसे पहले इंग्लिश में, क्योंकि मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा मजबूत है। तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन से शुरुआत करें। हमें देसी लौंडे, हमारा गणित बहुत मजबूत है तो गणित से तो पहले शुरुआत करनी ही नहीं चाहिए। शुरुआत करनी चाहिए हमेशा रीजनिंग से। ठीक है, अगर आपका गणित अच्छा है तो भी आप गणित से ना करके रीजनिंग से शुरुआत करें। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भाई। तो दो ही चीज मैं सजेस्ट करूंगा, या तो आप इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इंग्लिश वाला सेक्शन उठाएं, मैथ अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप रीजनिंग वाला सेक्शन उठाएं और रीजनिंग के जस्ट बाद आप मैथ अटेम्प्ट करें। किसी भी सवाल को मेरे दोस्तों ओवरथिंक करने से बचें। आजकल ऐसा सवाल होता है कि हर शिफ्ट में एग्जामिनर एक क्वेश्चन रीजनिंग में भी और मैथ में भी 6-7 लाइन का डाल देता है, बहुत बड़ी लैंग्वेज का सवाल। अब बड़ी लैंग्वेज का सवाल अगर वो कैलकुलेटिव भी हुआ या मेरे दोस्तों मुश्किल हुआ तो वो तो आपका बहुत ज्यादा टाइम पी जाएगा। तो ऐसे सवालों को फर्स्ट गो में करने से बचें। पेपर हमेशा 2 बार में अटेम्प्ट करें। पहले बार में आप वो सवाल अटेम्प्ट करते जाएं, वो सवाल सॉल्व करते जाएं जो आप शॉर्ट जानते हैं, और मुझे विश्वास है कि 100 में से 65 के आसपास सवाल, 60 से 70 के बीच में सवाल आप पहली बार में ठीक कर लेंगे तो आप कट ऑफ क्लियर करने के बहुत नजदीक पहुंचेंगे। बाकी सवालों को बुक मार्क करते जाएं। फिर जब सेकंड बार में आए, सेकंड बार में आप जो आपने क्वेश्चन बुक मार्क करें या जो आपको लगता था कि मैं कर तो लूंगा लेकिन मेरा टाइम थोड़ा सा जाएगा, उनको सेकंड बार में करें। कभी भी पूरा पेपर एक बार में सॉल्व करने की कोशिश ना करें। जो सवाल लगे मुश्किल है, टाइम लेगा, मैं बाद में करूंगा लेकिन कर ले जाऊंगा, उसको बुकमार्क करके छोड़ दें, बाद में उसको रीअटेम्प्ट करें। तो फर्स्ट गो में आपके 60 से 70 सवाल अटेम्प्ट होने ही चाहिए और उसके बाद आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में 15 से 20 भी मेरे दोस्तों कर दिए तो आप प्री निकाल ले गए। ठीक है, किसी भी सवाल पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। 1 मिनट से ज्यादा टाइम देने का तो किसी सवाल पे कोई तुक ही नहीं बनता। ठीक है, एक्यूरेसी को मेंटेन करते समय ब्लंट जो है मेरे भाई प्यारे भाई, ब्लंट जो है तुक्का ना मारे कि आंख बंद करिया जय माता दी ये इसका मैं सी लगाऊंगा, ऐसा ना करें। अगर आपको तुक्का मारना ही है तो ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा लें। किसी सवाल की मेरे दोस्तों आपको कोई जानकारी नहीं, आपने कभी नहीं पढ़ा, आपसे कतई नहीं हो रहा मेरे भाई, तो ऐसे सवालों को बिल्कुल भी तुक्का मारने की कोशिश ना करें। आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है लेकिन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वही स्टेटमेंट नहीं पढ़ा जो सवाल में आई है, लेकिन आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पा रहे हो 2 ऑप्शन की, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। 2 ऑप्शन में आपको डाउट है तो ऐसे सवालों में आप रिस्क लें और वो एक जो ऑप्शन जो आपको सुटेबल ठीक लगता है उसको मार्क करके आए। सवाल कोई बहुत ज्यादा लेंदी है लेकिन आपको लगता है कि यार इसका आंसर इसी की वैल्यू के नजदीक आना चाहिए या इस 11 का मल्टीपल आना चाहिए मेरे दोस्त, या यूनिट डिजिट ये वाला मैच करना चाहिए, तो उस तरीके से आप तब तुक्का मारें भाई। ब्लंट तुक्का कतई ना मारें, वो आपकी एक्यूरेसी खराब कर देगा। इतना नसीब आप लोगों का अच्छा नहीं है कि आप आंख बंद करके जय माता दी करके तुक्का मारो और वो सही हो जाए। ठीक है, मैंने जो टाइम मैंने आपको बताया दे कि 2 बार में पेपर अटेम्प्ट करें और पहले गो में 60 से 70 सवाल ठीक होने चाहिए। सवालों को बहुत ढंग से पढ़ें। सॉल्यूशन जितने जरूरी हैं उतने जरूरी सवाल भी हैं। अक्सर ऐसा होता है
कि भाई, और 2-3 सवालों में तो जरूर होगा 100 क्वेश्चन में से आपने पूरा सवाल सॉल्व किया, सही किया, लास्ट में पूछा लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है, पूछा लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा, लेकिन आपने जल्दबाजी में क्या लगा दिया, लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात, और 7:3 ऑप्शन भी दिख रहा है और आप आगे बढ़ गए। लेकिन जब आप देखोगे आंसर की में, यार गर्ल्स बॉयज का पूछा था, मैंने बॉयज गर्ल्स का लगा दिया, एक सवाल आपने सवाल ढंग से ना पढ़ने की वजह से गलत कर दिया, और 2 नंबर बहुत बड़ा गेम होता है भाई, एक एक नंबर की कीमत है, ठीक है, 2 नंबर तो आपके जाएंगे जाएंगे और आपको नेगेटिव 0.5 और मिलेगा। तो जो सवाल का स्टेटमेंट है वो बहुत ढंग से पढ़ें, ऐसी जो है ब्लंडर एरर जो है कतई ना करें। केवल मॉक देने से कुछ भी नहीं होगा, एनालिसिस से होगा। बच्चे मॉक टेस्ट देते रहते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट हो जाने के बाद आपने 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा जितनी भी आपकी स्पीड है उसमें एनालिसिस जरूर करें कि आपने कितने सवाल सही किए। बच्चे केवल गलत सवालों के एनालिसिस करते हैं, नहीं, सही सवालों को भी आप देखो कि मॉक में जो सवाल डाला गया है वो या तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करने की चांसेस रखता है, इसलिए वो मॉक में डाला गया है मेरे भाई। तो सही और गलत दोनों सवालों का आपको एनालिसिस करना है। गलत सवाल अलग से एक डायरी में नोट कर लीजिए, चाहे वो किसी भी सेक्शन के क्यों ना हो, और जो आपने सवाल सही भी किया है आप उसकी एक बार सॉल्यूशन अप्रोच देख लो कि क्या मैंने जो तरीका किया वो ज्यादा लंबा तो नहीं था, कहीं यहां सॉल्यूशन इसका छोटा तो नहीं है, वो आप देख लीजिए मेरे दोस्त। आपको स्कोर की भी एनालिसिस करनी है और सेक्शनल आपको ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि जब आपका स्कोर आएगा मॉक में वो चारों सब्जेक्ट को मिलाकर आएगा। अब ऐसा है कि मैथ में तो आए आपके 50 नंबर और जीएस में आए आपके 7 नंबर 50 में से, तो ये तो बहुत गड़बड़ है। इतना भी बुरा आपको जीएस में नहीं करना है कि 50 में से आपके 20-25 नंबर भी ना आए, तो आपको सेक्शनल ब्रेकडाउन भी करना। अगर आपके किसी सेक्शन में कम नंबर लगातार आ रहे हैं, जैसे जीएस में बिलो 10 नंबर आ रहे हैं, तो आपका जीएस खराब है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे पॉलिटी, बहुत बच्चों को पॉलिटी पसंद होता है, बहुतों को हिस्ट्री पसंद होता है, इकोनॉमिक्स तो खैर सभी को पसंद नहीं होता है, तो जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको आप मजबूत करें। करंट अफेयर डेली के डेली टाइम निकाल लें। देखिए 15 मिनट करंट अफेयर, 15 मिनट करंट अफेयर लास्ट का 1 महीना पढ़ा बचा है, डेली के डेली समय निकालें। उसके बाद 30 मिनट वोकैबुलरी, जो भी आपने वोकैबुलरी आज तक जीवन में याद करी है, अब याद करने का समय नहीं है बेटा, उसको रिवीजन करें। 30 मिनट वोकैबुलरी और 15 मिनट मैथ्स की कैलकुलेशन, कि आप कैलकुलेशन को मजबूत कर पाएं। ये 1 घंटा अलग सेपरेट निकालें और मॉर्निंग में करोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। आइडेंटिफाई करें करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर को। Correct answer, review the question you answered correctly to ensure that you understand the concept and apply the right strategy. Incorrect answer, आप क्वेश्चन पे फोकस करो कि भाई ये हमने क्यों गलत किया है, कि क्या इसमें कारण रहा, क्या इसमें नॉलेज की कमी थी, हमने सवाल ही गलत पढ़ लिया, कैलकुलेशन एरर थी। अगर आपको नॉलेज की कमी है तो परेशानी है मेरे दोस्तों। अगर आपने सवाल गलत पढ़ा है तो आपको अपनी रीडिंग जो है सुधारनी पड़ेगी। कैलकुलेशन में एरर तो भाई एक क्राइम की तरह समझिए, कैलकुलेशन में एरर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एनालाइज क्वेश्चन टाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर, डिटरमाइन इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट मींस अलजेब्रा, ग्रामर, रूल, करंट अफेयर, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न इन योर एरर्स। मैं पहले बता चुका हूं कि मॉक टेस्ट लगाते लगाते आपको पता लग जाएगा कि किस सेक्शन में आप कमजोर हो। आपके करंट अफेयर के सवाल लगातार गलत हो रहे हैं, हर सेट में 3 से 4 सवाल करंट अफेयर के आने और आपके सही नहीं हो रहे, तो करंट अफेयर आपका कमजोर है। फिर आपको क्या करना है, मंथली करंट अफेयर की जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस होती हैं वो आपको खंगालनी पड़ेंगी। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको घंटे, एक दोपहर लगा के या पूरा 1 दिन लगा के देखना पड़ेगा, तब जाके वो आपका एरिया सुधरेगा मेरे दोस्त। सवाल को देखते ही आपकी नजर इतनी तेज होनी चाहिए कि आप उसको कैटेगराइज कर सको कि ये इजी लेवल का सवाल है, ये मॉडरेट लेवल का सवाल है, डिफिकल्ट लेवल का सवाल है। इजी और मॉडरेट लेवल का सवाल है, केवल शकल देखते, पूरा पढ़ के भी नहीं, शकल देख के ही पता लग जाए। इजी मॉडरेट है तो आप पहले करिए, डिफिकल्ट है तो स्किप कर दीजिए, बाद में करिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। Discuss your performance and analysis with peers who are also preparing for SSC CGL. They might offer different perspective and strategies.
आपका मेरे दोस्तों मॉक टेस्ट में स्कोर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है, तो आपके जो साथी कॉम्पिटिटर है उनसे डिस्कस करते रहे, उनका भी पूछते रहे कि उनका स्कोर कितना आ रहा है, वो कितना बेहतर कर रहे हैं। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है मॉक टेस्ट में तो भैया इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पर बने हुए, केवल टेलीग्राम पर या टेलीग्राम पर है, जैसे हमारा भी एक ग्रुप है, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और उसमें मेरे दोस्तों जो भी डिस्कशन होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके साथ के कॉम्पिटिटर सवाल शेयर करते हैं, जो अपने तरीके बताते हैं, है ना। कुछ तो ऐसे हैं जो जैसे एमटीएस में जॉब कर रहे हैं, सिटसल में जॉब कर रहे हैं, वो ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप्स में रिलेटेड है, ज्वाइन कर रखे हैं स्टडी ग्रुप्स में, तो वो अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं और वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी काम की होती है दोस्त। तो आप उसको फॉलो करोगे, बहुत फायदा होगा। तो केवल स्टडी ग्रुप को आप ज्वाइन करें। रिफाइंड टेस्ट टेकिंग टेक्निक्स, धीरे धीरे मेरे दोस्तों आपको सवाल सॉल्व करना कम करना है, सवालों को उड़ाना ज्यादा सीखना है। जितना ज्यादा आप एलिमिनेशन पे ध्यान दोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक पे ध्यान दोगे, कैलकुलेशन मेरे दोस्तों आपको यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, इससे करना सीखोगे। और गैस की आंसर को हिट एंड ट्रायल से लेके आना है, ब्लंट तुक्का नहीं मारना है, उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा दोस्त। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखें, कतई भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो ये समझो कि आपका पेपर पूरा का पूरा चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपके पास मात्र ये 30 दिन थे, आपको 1 साल भर से पहले मौका दिया गया था। लास्ट के 30 दिन में स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होगा। और अगर गलती से प्री निकल भी गया, मेंस में तो बहुत कम समय मिलने वाला है, मात्र 40 से 50 दिन, और आप मेंस में भी ये स्ट्रेस लोगे तो प्री तो गलती से निकल सकता है, लेकिन मेंस कभी गलती से नहीं निकल सकता। ये स्ट्रेस लेने की आदत बिल्कुल हटा दीजिए। अपने स्टडी प्लान को मेरे दोस्तों रिफाइन कर लो, बहुत लंबा टारगेट आपको नहीं पढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।